ट्रीटमेंट ऑफ हैबिट्स आदतों के उपचार। 34 वर्षीय लिसा एलन की फाइल के अनुसार उसने 16 साल की उम्र में ही शराब और धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। उसके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा मोटापे से जूझते हुए बीता। जब वह 25 साल की थी तो उसके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उस पर $10,000 का कर्ज हो गया था। कर्ज वसूलने वाली एजेंसियां हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। अपने जीवन में आज तक लिसा कभी किसी नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिकी थी। उसके बायोडाटा के अनुसार उसका सबसे लंबा कार्यकाल 1 साल से भी कम का था। पर आज शोधकर्ताओं के सामने जो महिला बैठी थी वह एक दुबले पतले पर तंदुरुस्त शरीर वाली महिला थी, जिसके पैर किसी धावक जितने मजबूत थे। चार्ट में जो तस्वीरें लगी थी उसकी तुलना में आज वह 10 साल छोटी नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में बैठे सभी लोगों के व्यायाम के मामले में आसानी से पछाड़ सकती है। उसकी फाइल में जोड़ी गई सबसे ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब लिसा पर कोई कर्ज नहीं था। वह शराब पीना छोड़ चुकी थी और पिछले 39 महीनों से सफलतापूर्वक एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम कर रही थी। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? सवालों की एक लंबी सूची सामने रखकर एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा। अमेरिका के मैरीलैंड के बेथस्डा में स्थित इस प्रयोगशाला में आकर लिसा हर बार इन सवालों के जवाब देती थी। लिसा ने डॉक्टर के सवालों के जवाब में कहा, लगभग 4 साल पहले, तब से मैं अपना 6 पाउंड वजन घटा चुकी हूँ। अब तो मैं मैराथन में भी दौड़ती हूँ। उसने मास्टर की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी और साथ ही अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था। ये लिसा के जीवन का सबसे रोमांचक समय था। उस कमरे में बैठे वैज्ञानिकों ने न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, जेनेटिस्ट, आनुवंशिक वैज्ञानिक, सोशियोलॉजिस्ट, समाज विज्ञानी शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मिलने वाली राशि की मदद से ये वैज्ञानिक पिछले 3 सालों से लिसा और उसके जैसे 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ ये परीक्षण कर चुके थे। इसमें धूम्रपान की लत से ग्रस्त रह चुके लोगों के साथ साथ अत्यधिक शराब और अत्यधिक खरीदारी जैसी अन्य लतों से ग्रस्त लोगों में भी शामिल थे। इन सभी परिस्थितियों में भी एक बात समान थी कि उन्होंने अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। शोधकर्ता उनकी इस सफलता का कारण जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों के वाइटल साइंस जीवन सूचक लक्षणों का मूल्यांकन किया। उनकी दिनचर्या जानने के लिए उनके घरों में कैमरे लगाए गए और उनके डीएनए के कुछ भागों का एक कमरे में रख दिया। फिर उन्होंने प्रयोग के दौरान प्रतिभागियों के स्वादिष्ट भोजन और सिगरेट के धुएं की तेज महक जैसे लालच दिए। ठीक उसी समय तकनीकी सहायता से उनके सिर के अंदर झांका और मस्तिष्क में संचालित रक्त और विद्युत आवेगों पर गौर किया। शोधकर्ता ये समझाना चाहते थे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल यानी तांत्रिक स्तर पर ये आदतें कैसे काम करती हैं और इन्हें परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। सवालों की एक सूची सामने रखते हुए एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा, तुमने यह कहानी कई बार दोहराई है, लेकिन मेरे कई सहकर्मियों ने तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुमने धूम्रपान की आदत कैसे छोड़ी? इसकी शुरुआत मिस्र की राजधानी कायरो में हुई थी, लिसा ने बताया। उसके अनुसार वहाँ छुट्टियाँ मनाने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था। कुछ महीनों बाद पहले ही एक दिन लिसा का पति जब काम से घर लौटा तो उसने लिसा को बताया कि वह किसी से प्रेम करता है और इसलिए वह लिसा को तलाक दे रहा है। लिसा को अपने पति से मिलने वाले धोखे और तलाक को स्वीकार करने में काफ़ी समय लग गया। उसने कुछ दिनों तक बहुत दुखी रही,
फिर वह पति की जासूसी से लेकर उसके पर प्रेमिका का पूरे शहर में पीछा करने और आधी रात को उसे फ़ोन करके बिना कुछ बोले फ़ोन काट देने जैसी हरकतें करती रही। फिर एक शाम नशे में धुत होकर वह अपने पति की प्रेमिका के घर पहुंच गई और उसका दरवाज़ा पीटते हुए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर उसने उसका घर जलाने की धमकी देने लगी। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था, लिसा ने बताया। वह हमेशा से मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी, लेकिन जब तक मेरे क्रेडिट कार्ड्स की अधिकतम सीमा समाप्त हो चुकी थी। मिस्र की राजधानी कायरो में पहले दिन सुबह-सुबह लिसा की नींद पास की एक मस्जिद से आती अजान की आवाज़ से खुली। उसके होटल के कमरे में अंधेरा था। हवाई जहाज़ की यात्रा से थकी हुई लिसा अंधेरे में ही सिगरेट ढूंढने लगी। उस समय की वह मानसिक रूप से इतनी अस्थिर थी कि जब उसे प्लास्टिक जलने की बदबू आई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सिगरेट की जगह पेन जला रही थी। पिछले 4 महीनों में लिसा कई बार रोई थी। वह मन बहलाने के लिए दिन रात खाती थी और ठीक से सो नहीं पाती थी। इस दौरान वह बहुत शर्मिंदा, असहाय, उदास, क्रोधित महसूस करती थी। ये सब सोचकर बिस्तर पर लेटे-लेटे ही उसे रोना आ गया। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। लिसा कहती थी, मुझ पर उदासी की लहर सी छा गई थी। जीवन में मैंने जो कुछ भी चाहा सब टूट कर बिखर चुका था। मेरी हालात इतनी खराब थी कि ढंग से एक सिगरेट तक नहीं जला पा रही थी। लिसा आगे बताती हैं, फिर मैंने अपने पूर्व पति के बारे में सोचने लगी। मुझे लगा कि वापस जाकर अपने लिए नई नौकरी ढूंढना कितना कठिन होगा। मुझे जो काम मिलेगा वह मुझे कितना नापसंद होगा। मैं हर वक्त खुद को अस्वस्थ महसूस करती रही। इन्हीं सब विचारों में गुम मैं बिस्तर से उठी और अचानक बिस्तर के पास ही मेज पर रखे पानी के जग को मेरा हाथ लगा और वह जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी। मुझे बेचैनी और निराशा महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। कम से कम अपनी एक ऐसी चीज़ को तो बदलना ही होगा जो मेरे नियंत्रण में हो। लिसा नहा धोकर उस होटल से बाहर निकली। कायरो के गड्ढों से भरी कच्ची सड़कों पर चलते हुए लिसा ने टैक्सी पकड़ी, जो कुछ ही देर में एक पथरीली सड़क पर पहुंच गई। स्फिंक्स, गीजा के पिरामिड और उस विशाल अंतर्निहित रेगिस्तान में गुजरती लिसा को पल भर के लिए खुद पर तरस आ गया। उससे महसूस हुआ कि उसने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य बनाने की ज़रूरत है। कोई ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए उसे सचमुच काम करना पड़े। उस टैक्सी के अंदर बैठे बैठे ही लिसा ने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर वापस जाएगी और इस रेगिस्तान की ट्रैकिंग पैदल यात्रा करेगी। लिसा जानती थी कि ये एक सनक भरा विचार था। उसका वजन बहुत ज़्यादा है और शरीर भारी भरकम था। उसका बैंक खाता भी खाली हो चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि रेगिस्तान उसकी आंखों के सामने उसका नाम क्या है और उसकी पैदल यात्रा संभव भी है या नहीं। हालांकि लिसा के लिए इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस कुछ ऐसा चाहिए था जिस पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर सके। लिसा ने खुद को इसकी तैयारी करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। लिसा जानती थी कि इस कठिन अभियान को पूरा करने के लिए उसे त्याग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। इस घटना के 11 महीने बाद लिसा उस रेगिस्तान की यात्रा पर थी। हालांकि ये यात्रा 6 लोगों के साथ एक एयर कंडीशनर गाड़ी में की गई थी। हाँ, उनकी गाड़ी में इतना सामान था जैसे पानी, खाना, टेंट, नक्शे, जीपीएस, टू वे रेडियो वगैरह, कि उसमें सिगरेट का एक डिब्बा रख देने में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन टैक्सी में बैठी लिसा ये सब नहीं पता था कि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के लिए भी लिसा की इस यात्रा की विस्तृत जानकारी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तो बस लिसा की आदतों से थी। अब धीरे धीरे वो समझने लगे थे कि उसे दिन के कार्यों में धूम्रपान छोड़ने के लिए निर्णय लेकर लिसा ने स्वभाव में ऐसा बदलाव लाने में सफल हो गई है, जिससे उसके जीवन में परिवर्तनों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिनका सकारात्मक प्रभाव
उसके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट नजर आने लगा। अगले 6 महीनों में लिसा की धूम्रपान की आदत का स्थान रोज सुबह की जॉगिंग ने लिया, जिससे उसके खाने पीने, नींद और काम से जुड़ी आदतें भी बदल गई। अब तो लिसा पैसों की बचत भी करने लगी थी। वह रोज अपनी एक कार्य योजना भी बनाती थी और साथ ही अपना भविष्य सुनियोजित करने की योजनाएं बनाने लगी थी। इसके बाद लिसा ने सब पहले हाफ मैराथन में हिस्सा लिया और वह फुल मैराथन में भी दौड़ने लगी। उसे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके अपने लिए एक घर भी खरीद लिया और फिर एक अच्छे लड़के से उसकी सगाई भी हो गई। आखिरकार उसे वैज्ञानिकों के अभ्यास के लिए चुना गया। शोधकर्ताओं ने लिसा के दिमाग की छवियों का परीक्षण किया तो उन्हें कुछ उल्लेखनीय बातें दिखाई दी। उसके न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका संबंधी पैटर्न्स यानी पुरानी आदतों की जगह कुछ नए किस्म के पैटर्न्स यानी आदतें ने ले ली थी। अब भी उसकी पुरानी आदतों की न्यूरल एक्टिविटीज तंत्रिका संबंधी गतिविधियों देख सकते थे, पर अब उसकी पुरानी इम्पल्सेज मनोवेगों पर नए अर्जेस आवेग हावी थे। जैसे जैसे लिसा की आदतें बदली, उसका मस्तिष्क भी बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि लिसा में आए इस बदलाव का कारण कार्यों की वह यात्रा नहीं थी और न ही इसका संबंध लिसा की तालाक या रेगिस्तान की यात्रा से था। लिसा ने सबसे पहले धूम्रपान की आदत बदलने पर ध्यान केंद्रित किया और यही उसके अंदर आए बदलाव का मुख्य कारण था। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले अन्य प्रतिभागी भी ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरे थे। आपने सिर्फ एक पैटर्न, जिसे प्रधान आदत कहा जाता है, पर ध्यान केंद्रित करके लिसा अपने जीवन के रूटीन्स यानी तयशुदा आदतों में बदलना भी सीख गई थी। ऐसा नहीं कि ऐसे बदलाव का केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही संभव हो। अगर कोई संगठन भी अपनी आदतें बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसमें बदलाव संभव है। पर डॉक्टर एंड ग्लेबल, स्टारबक्स, एल्कोवा और टारगेट जैसी कंपनियों ने इस अंतर्दृष्टि को अच्छी तरह से समझा। इसलिए अब ये कंपनियां अपने ग्राहकों व कर्मचारियों की हर तरह की आदतों को प्रभावित करने में सक्षम हो गई हैं। जैसे काम कैसे पूरा हो, कर्मचारियों से संवाद कैसे हो, ग्राहक को पता चले बिना उनकी खरीदारी को प्रभावित कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। मैं आपको आपका हाल ही में लिया गया एक स्कैन दिखाना चाहता हूँ। लिसा के परीक्षण के अंत में एक शोधकर्ता ने उनसे कहा। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिसा को उसके मस्तिष्क की छवियां दिखाई और मस्तिष्क में के मध्य वाले हिस्से की ओर इशारा करते हुए बताया, यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो भूख और तृष्णा से संबंधित है और अब भी सक्रिय है। आपका मस्तिष्क अब भी ऐसी इच्छाएं पैदा करता रहता है जो आपको बार बार अत्यधिक खाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद अपने लिसा के माथे के करीब स्थित एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन इस स्थान पर नई गतिविधियां नजर आ रही हैं। हमारा मानना है कि यहाँ व्यवहार नियंत्रण और आत्म-अनुशासन की आदतों का निर्माण होता है। जब से आप इस प्रयोगशाला में आने लगी हैं, तब से आपकी ये गतिविधियां अधिक स्पष्ट हो गई हैं। लिसा वैज्ञानिकों की प्रिय प्रतिभागी थी क्योंकि उसके मस्तिष्क की छवियां यह समझने में बहुत उपयोगी थी कि इंसानी व्यवहार से जुड़े पैटर्न आदतों का निर्माण मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है। डॉक्टर ने उसे बताया, इस तरह आप ये समझने में हमारी मदद कर रही हैं कि कोई एक निर्णय इंसान का स्वचालित व्यवहार कैसे बनता है। उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति को यह महसूस होने लगा कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की कगार पर खड़े हैं और वे सही थी। आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आप सबसे पहले नहाने गई, या फिर आपने ईमेल देखे, या फिर रसोई में घुसकर कुछ खाने को लाए? आपने दांत नहाने से पहले साफ किया या बाद में? जूते पहनते समय आपने दायां जूता पहना या बायां जूता? घर से निकलते समय अपने बच्चों से आपने क्या कहा? आपने
ऑफिस जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? ऑफिस से में आपने केबिन में पहुंचकर आपने सबसे पहले अपने ईमेल देखे, सहकर्मी से बात की या सीधे दिन भर के कार्यों की सूची बनाने लगी? दोपहर के खाने में आपने सलाद खाया या हैमबर्गर? शाम को वापस घर पहुंचने के बाद आप अपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ने निकल गई या टीवी के सामने बैठकर खाना खाने लगी? 1892 में विलियम्स जेम्स ने लिखा था कि हमारा संपूर्ण जीवन केवल आदतों का परिणाम है। दिन भर में हम जो भी चुनाव करते हैं उनमें से ज़्यादातर सोच समझकर लिए गए निर्णय लग सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। वे बस हमारी आदतें हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, रात को सोने से पहले अपने बच्चों से क्या कहते हैं, पैसे खर्च करते हैं या बचाते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, अपने विचारों व काम से जुड़ी तयशुदा आदतों को कैसे नियोजित करते हैं। ये सब शुरुआत में छोटी मोटी आदतें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ इन छोटी मोटी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता, आर्थिक स्थिरता और आनंद का गहरा प्रभाव पड़ता है। 2006 में ड्यूक विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित शोध में बताया गया कि लोग दिन भर में जितना कार्य करते हैं उनमें से 40% उनके निर्णयों द्वारा नहीं बल्कि उनकी रोज़मर्रा की आदतों के कारण होते हैं। अरस्तू से लेकर ओपरा विनफ्रे जैसे अनेकों लोगों की तरह ही विलियम जेम्स ने भी अपने जीवन का लंबा समय ये समझने में लगा दिया कि आदतों का अस्तित्व क्या होता है। हालांकि पिछले 2 दशकों में वैज्ञानिकों ने विक्रेताओं को ये समझ में आना शुरू हुआ कि आदतें कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदतों को कैसे बदला जा सकता है। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आप जानेंगे कि लोगों को व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती हैं। इसमें आदतों के निर्माण की न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञानी के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी समझाया गया है कि पुरानी आदतें बदलकर नई आदतें विकसित करने की प्रणाली क्या है। उदाहरण के लिए, कैसे विज्ञापन क्षेत्र में सक्रिय एक व्यक्ति ने टूथब्रश जैसी मामूली चीज़ को बेचने के लिए दांतों का इस्तेमाल करके दांत की सफाई का राष्ट्रीय जुनून में तब्दील कर दिया। जैसे पैराडॉक्टर एंड ग्लेबल कंपनी ने ग्राहकों की आदतों का फ़ायदा उठाकर केवल फेवरेज नामक एक स्प्रे से ही करोड़ों डॉलर कमा लिए। इस तरह अल्कोहल एनॉनमस व्यसन की मूल आदत पर प्रहार करके कैसे शराब की लती लोगों का जीवन सुधरता है और कैसे फुटबॉल कोच टोनी डंगी ने मैदान में उपयोगी सूक्ष्म इशारों को खिलाड़ियों की स्वचालित प्रक्रियाओं से में जोड़कर नेशनल फुटबॉल लीग की सबसे कमज़ोर टीम का भाग्य पलट दिया। दूसरे भाग में सफल कंपनियों और संगठनों की आदतों के बारे में बताया गया है। इसमें विस्तार में बताया गया है कि जैसे ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने से पहले पॉल ओ'नेल ने संगठन की मूल आदत पर ध्यान केंद्रित कर घाटे में जा रहे एल्यूमीनियम कंपनी का न केवल पुनर्निर्माण किया बल्कि उसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। इसी भाग में आप यह भी पढ़ेंगे कि कैसे स्टारबक्स ने हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुके एक व्यक्ति को इच्छा शक्ति मजबूत करने की आदतें सिखाकर एक बेहतरीन मैनेजर बना दिया। इसी तरह इस भाग में ये भी बताया गया है कैसे एक अस्पताल में भी संगठनात्मक आदतें खराब होने के कारण प्रतिभावान सर्जन भी मरीजों के ऑपरेशन से बड़ी गलतियां कर सकता है। तीसरे भाग में समाज की आदतों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के अलबामा राज्य की मॉन्टगोमरी के समाज की अंतर्निहित आदतों में बदलाव लाकर जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर नागरिक आंदोलन की सफलता हासिल हुई। इसी पद्धति का उपयोग करके एक युवा पादरी रिक वारेन ने कैसे सैडलबैक घाटी में देश का सबसे बड़ा चर्च बना दिया। और अंत में कुछ पेचीदा नैतिक प्रश्नों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि अगर ब्रिटेन का कोई त्याग हत्यारा ठोस तर्क देकर ये विश्वास दिला दे कि उसकी आदतें के कारण ही उससे हत्या हुई है, क्या उसे रिहा कर देना चाहिए? करीब 8 साल पहले इराक के बगदाद में एक समाचार पत्र के बतौर रिपोर्टर काम करता था। आदतों के विज्ञान के प्रति मेरी दिलचस्पी यही बढ़ी। इराक में अमेरिका सेना की गतिविधियों के कारण करीब से देखकर मुझे महसूस हुआ
की आदतों के निर्माण का इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है। परीक्षण के दौरान सैनिकों के अंदर ऐसी क्या आदतें थी विकसित की जाती हैं जिन्हें बड़ी बारीकी के साथ सोच समझकर डिजाइन किया गया होता है, जैसे युद्ध के बीच कैसे सोचना है, आपस में कैसे बात करनी है, दुश्मन को कैसे गोलाबारी दुश्मन पर कैसे गोलाबारी करनी है। युद्ध के मैदान में हर आदेश पर सैनिक की प्रतिक्रिया इन्हीं स्वभावों के परिणाम होती हैं, जिन्हें स्वचालित आदत बनने तक निरंतर दोहराया जाता है। सेना का पूरा संगठन छावनी बनाने, कूटनीतिक प्राथमिकताएं तय होने और हमले की स्थिति में अपनी प्रतिक्रियाएं तय करने जैसी क्रियाओं पर ही निर्भर होता है। इराक युद्ध के शुरुआती दिनों में विद्रोह लगातार फैलता जा रहा था, मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। उस समय सेना के अफसर ऐसी आदतों की पहचान करने की कोशिश में लगे थे जो सैनिकों और इराकियों को इस तरह प्रभावित कर सके जिनसे शांति निर्माण हो सके। मुझे इराक आए हुए 2 महीने हुए थे जब मैंने बगदाद से बॉम्बे 90 मील दूर दक्षिण में बसे एक छोटे से शहर कूफा की एक खबर सुनी। वहाँ एक सेना अधिकारी आदतों में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा था। वह अधिकारी एक मेजर था जिसने हाल ही में दंगों के वीडियोज देखकर एक पैटर्न का पता लगाया था। आमतौर पर हिंसा की शुरुआत इराकियों की भीड़ द्वारा प्लाजा या ऐसी ही अन्य किसी खुली जगह पर होती है। सबसे पहले कुछ ही घंटों में इराकियों ने कुछ दल वहां पहुंचते हैं, फिर खाद्य पदार्थों विक्रेताओं का आवागमन होता है और दर्शकों का भी बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद इस भीड़ की आड़ से कोई पत्थरबाज बोतल फेंकता है, हर कोई बेकाबू हो जाता है। मेजर ने कूफा के नगर पालिका अध्यक्ष से मिलकर एक अजीब निवेदन किया कि प्लाजा में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने मेजर का यह निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ सप्ताह बाद कूफा की सबसे बड़ी मस्जिद अल कूफा के आसपास थोड़ी भीड़ जमा हो गई। दिन भर में ये भीड़ काफ़ी बढ़ गई। इसी भीड़ में कुछ लोग शामिल भड़काऊ नारे लगाने लगे। यह देखकर इराकी पुलिस की स्थिति बिगड़ने की आशंका हुई और उन्होंने अमेरिका की सैन्य छावनी में फ़ोन कर सैनिकों को तैयार कर कह दिया। पर शाम होते होते भीड़ व्याकुल होने लगी क्योंकि लोगों की भूख लगने लगी और वे कबाब विक्रेताओं को ढूंढने चले गए, लेकिन वहाँ कबाब विक्रेता नहीं था। थोड़ी ही देर में भीड़ में दर्शक के तौर पर आए लोग एक एक करके जाने लगे। जल्द ही उनमें से ज़्यादातर वहाँ से चले गए। यह देखकर भड़काऊ नारे लगाने वालों का मनोबल कम हो गया। शाम के 8 बजे तक सब अपने घर जा चुके थे। जब मैं कूफा की छावनी में पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेजर से हुई। उन्होंने मुझे एक बात बताई, आमतौर पर जब भी हम एक बड़ी भीड़ को देखते हैं तो लोगों को व्यक्तिगत आदतों पर विचार नहीं करते हैं जब तक कि वे बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जबकि वे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मेजर का संपूर्ण करियर आदत की निर्माण का मनोविज्ञान समझने से ही गुजरा था। उन्होंने परीक्षण शिविर में कई उपयोगी आदतें सिखाई थी, जैसे बंदूक की गोलियां कैसे भरनी है, युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त नींद कैसे लेनी है, युद्ध काल के कोलाहल में अपने काम पर एकाग्र कैसे रहना है, बुरी तरह थके मांदे होने पर सही निर्णय कैसे लेने, वगैरह वगैरह। साथ ही ऐसी कक्षाओं में भी हिस्सा लिया था जैसे जहां उन्हें पैसे बचाने के नियमित व्यायाम करने और बंकर में साथ सोने वाले साथियों से बातें करने के बारे में भी सिखाया था। जैसे जैसे उनका चुनाव ऊंचे पदों के लिए होता गया, उन्हें संगठनात्मक आदतों का महत्व ही समझ में आने लगा कि कैसे निचले स्तर पर काम कर रहे अधिकारी निर्णय लेने के लिए हर वक्त उच्च अधिकारियों पर निर्भर न रहें और कैसे सही दिनचर्या उन लोगों के साथ काम करना भी आसान बना देती है जिनकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। अब वे एक युद्धग्रस्त देश को फिर से खड़ा करने वाले अधिकारी के तौर पर देख सकते थे। फिर भीड़ समूह कैसे सामान्य नियमों और आदतों के गुलाम होते होते वे बताते हैं कि हर समूह उन हजारों लोगों की आदतों की एक संग्रह होता है जो उसका हिस्सा है। वे किस बात से प्रभावित हैं, इसी से तय होता है कि हिस्सा करेंगे या शांति बनाए रखेंगे, हिंसा करेंगे या कि शांति बनाए रखेंगे। मेजर ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर पाबंदी लगाने के अलावा भी दर्जनों
ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों की आदतों पर भी प्रभावित किया जा सके। मेजर के आगमन के बाद वहाँ दोबारा दंगे नहीं हुए। मेजर बताते हैं कि सेना में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बीती बात सीखी है वह आदतों को समझना। वह है आदतों को समझना। इसने दुनिया को देखने के मेरे दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। अगर आप रात में जल्दी सोना चाहते हैं और सुबह उठकर ताज़ा महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपने सोने से और जागने के समय आदतों पर ध्यान देना होगा। गौर करें कि सुबह उठते ही आप स्वचालित रूप से क्या करते हैं। इसी तरह अगर आप दौड़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो ऐसे प्रेरकों को खोजें जो इसे आपका रूटीन बना सकें। मैं अपने बच्चों को भी यही सब बताता रहता हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी ऐसी कई आदतें तय कर रखी हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अपनी आधिकारिक बैठक में भी हमने आदतों के विषय पर ही चर्चा करते हैं। कोफा का कोई भी व्यक्ति शायद यह अंदाज़ा नहीं लगा पाता था कि केवल कबाब विक्रेताओं को हटा देने से हम भीड़ को इस प्रकार प्रभावित कर पाएंगे, उसे उजाड़ होने से रोकें। हटा देने से हम भीड़ को इस प्रकार प्रभावित कर पाएंगे। जब भीड़ को आदतों के समूह के बारे में देखते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। यह ऐसा है मानो आपको एक संबल लोहे की मोटी छड़ जो भारी चीज़ें उठाने के लिए काम आती है टॉर्च दे दी गई है और अब बस आपको काम पर लगना हो। सेना में भर्ती होने से पहले मेजर जॉर्जिया राज्य में रहने वाले एक आम व्यक्ति थे। या तो वे हमेशा सूरजमुखी के बीज चबाते रहते थे या तंबाकू थूकते रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सेना में आने से पहले उनके लिए करियर का सबसे अच्छा विकल्प था कि या तो वो टेलीफोन लाइनें ठीक करने लगे या फिर ड्रग्स बेचना शुरू कर दें। उनके हाई स्कूल के कई सहपाठियों ने करियर के लिए सही विकल्प चुना था पर वे सेना में भर्ती हो गए और आज वे दुनिया की सबसे प्रगतिशील युद्ध संगठन में 800 सैनिकों के दल के प्रमुख हैं। यकीन मानिए अगर मुझ जैसा गंवार इस सब कुछ सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, वो जोर देकर कहते हैं। मैं अपने सैनिकों से हमेशा कहता हूँ कि तुम अपने अंदर सही आदतें विकसित करो तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। पिछले एक दशक में आदतों की न्यूरोलॉजी, तंत्रिका प्रणाली और साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में हमारी समझ और हमारे जीवन में, समाज में, संगठन में पैटर्न कैसे काम करते हैं, इसकी समझ इतनी अधिक बढ़ गई जिसकी हम 50 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हम जानते हैं कि आदतें कोई उभरती हैं, क्यों उभरती हैं, कैसे बदलती हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या होता है। हम जानते हैं कि आदतों को बदल कर कैसे उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ये भी जानते हैं कि कौन सी आदतें में लोग खाना कम कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं और निपुणता से काम करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हालांकि आदतों को बदलना ना तो आसान होता है और ना ही तुरंत बदला जा सकता है, लेकिन आदतों को बदलना संभव होए और हम ये कैसे करते हैं। सन 1993 में शरद ऋतु में अमेरिका के सैन डियागो शहर की एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति किसी से भेंट करने पहुंचा। ये वही व्यक्ति है जो आदतों के बारे में हमारी समझ को बदलने वाला था। वह नीले रंग की कमीज पहने हुआ 6 फुट लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके बाल सफ़ेद थे और घने थे। किसी महाविद्यालय के 50वें पुनर्मिलन समारोह में उसके मन में ईर्ष्या पैदा कर दे गठिया की समस्या के कारण वह जरा लंगड़ाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस प्रयोगशाला के हॉल में धीमी गति से चल रहा था, मानो उसे पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। यूजीन पाली उर्फ ईपी डॉक्टरी संसार में उसे इसी नाम से जाना गया। लॉस एंजल्स शहर के समुद्र तट पर बसे प्लाया देल रे के अपने घर पर था। रात को भोजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है।
कौन माइकल? यूजीन ने प्रश्न किया। तुम्हारा बेटा, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पत्नी ने, बेवर्ली ने हैरान होकर कहा। पर इसके बावजूद यकीनन भावशून्य दृष्टि से एक बार फिर वही सवाल किया, माइकल कौन है? अगले ही दिन यूजिन के पेट में ऐंठन पड़ी और दर्द से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। उसे उल्टियाँ भी होने लगी। अगले 24 घंटों में ही वो इतना कमज़ोर हो गया कि बेवरली घबरा कर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजिन को 105 डिग्री बुखार था और अस्पताल में उसका बिस्तर पसीने से लथपथ हो गया था। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो इतना आक्रामक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में सलाइन लगाने आती थी, वह उसके धक्के मार देकर चिल्लाने लग जाता था। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर शांत किया। उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी कमर की रीढ़ में की जोड़ में एक लंबी सुई डालकर उसके मस्तिष्क की कुछ बूंदें हासिल की ताकि उसकी जांच की जा सके। मस्तिष्क की द्रव निकालते समय ही डॉक्टरों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास फैला यह द्रव संक्रमण एवं क्षति से बचाने का काम करता है। रीढ़ की नसों के आसपास फैला हुआ यह द्रव संक्रमण और क्षति से बचाने का काम करता है। एक स्वस्थ इंसान में यह द्रव बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम या बहता हुआ आता है, लेकिन यूजीन के मेरुदंड में प्राप्त नमूना मटमैला था और सुई में धीरे धीरे से टपक रहा था, मानो बालू के सूक्ष्म कणों से भरा हो। जांच के परिणाम आने पर यूजीन के डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कारण का पता चला। यूजीन को मस्तिष्क ज्वर था। उसे यह बीमारी अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाले एक वायरस की चपेट में आने से हुई थी, जो मुंह के छाले, बुखार के छाले और त्वचा में संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ये वायरस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जिससे उस इंसान के विचारों, सपनों से संबंधित कोमल हिस्से को नष्ट कर देता है, जिसे कई लोग आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। इसमें गहरी क्षति पहुंचती है। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजीन के दिमाग को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए यूजीन को एंटीवायरस की एक बड़ी खुराक दे सकते हैं। यह एंटीवायरस देने के बाद यूजीन कोमा में चला गया और 10 दिनों तक मौत से जूझता रहा, लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया और आखिरकार उसका मस्तिष्क ज्वर ठीक हो गया। वह कोमा से बाहर आ गया। हालांकि यूजीन का जीवन तो बच गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे हाँफने लगता मानो कुछ क्षणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हो। कुछ ही दिनों में यूजीन का स्वास्थ्य बेहतरीन होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि यूजीन की तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, शरीर का एक बड़ा हिस्सा वायरस के संक्रमण से सुरक्षित थे। वह अपने अंगों का उपयोग सहजता से कर सकता था। आवाज़ व रोशनी आदि के परित सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि उसके मस्तिष्क की जांच के परिणाम चिंताजनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरअसल इंसान की रीढ़ और खोपड़ी जिस बिंदु पर मिलते हैं, यूजीन के शरीर के उस हिस्से के तंतुओं के वायरस ने नष्ट कर दिया था। हाँ, हो सकता है यूजीन पहले जैसा न रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया, और यह भी संभव है कि तुम अपने पति को खो दो। यूजीन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहले सप्ताह होने तक वह खाने पीने लगा। अगले सप्ताह वह सामान्य रूप से बातें करने भी लगा और खाने में नमक, जेली से अपना मीठा पदार्थ वगैरह मांगने लगा। उसके साथ हुआ टीवी चैनल बदल बदल कर नीरस धारावाहिक के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजीन का अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास देकर भेज दिया गया। उस वक्त यूजीन आराम से चलने फिरने लगा और साथ ही नर्सों को बिन मांगी सलाह भी देने लगा था, जो सप्ताह के अंत तक छुट्टी बिताने के लिए उन्हें
कहाँ जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी को ग्रस्त मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बांधना चाहता, लेकिन वाकई अद्भुत है, यूजिन के डॉक्टर बेवरली से कहा। पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? घर वापस लौटने के बाद भी यूजिन में कई बदलाव नजर आए। उसे अपने की याद आई। मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते ही वह सीधे रसोई में चला जाता, अपने लिए अंडे बेकन पकाकर खा लेता, फिर वह कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता। रेडियो सुनने लगा, फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा ये सब दोहराता, उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता, उसे खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता। रेडियो सुनने लगता, कुछ ही देर बाद एक बार फिर वह ये सब दोहराता। उसके इस अजीब व्यवहार से घबरा कर बेवरली ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इन विशेषज्ञों ने सैन डियागो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ये शोधकर्ता भी शामिल थी। उन दिनों याददाश्त खोने के कारणों पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजिन और बेवरली विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुख्य हॉल को पार करते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। यूजिन वहां बैठी एक युवती से बातें करने लगा जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजिन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था। इसे रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है। अब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। वह युवती यूजिन की बात पर ध्यान दिए बगैर कंप्यूटर पर कार्य करती रही। अचानक यूजिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सारे पिंट्रेड सर्किट्स, डायोड, ट्रायोड्स कितने अद्भुत हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सक्रिय था तो इस समय इन्हें रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। तभी तक वैज्ञानिकों ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपना परिचय दिया। यूजिन ने उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजिन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी। वह वैज्ञानिकों कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। वह वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजिन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तब इस मशीन को 6-6 फुट के कई रैकों में रखा जाता था। यह वैज्ञानिकों के 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर, वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तंतुओं की रचना का अध्ययन कर रहे थे। उनका मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित था उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजिन के इस बीमारी के कारण जल्द ही लैरी स्क्वायर और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के सामने एक बड़ी बिल्कुल नए संसार के द्वार खुलने वाली थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी इस जानकारी या समझ थी, मैं उन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों से सामने आया था कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी ही अनेक आसमान बातें तक याद नहीं रह पाता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययन से अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने में काफ़ी सहायता मिली। इस कार्यप्रणाली पर प्रभाव पर हमारे रोजमर्रा के ऐसे अनगिनत चुनाव पर पड़ता है जो हमें तार्किक तो लगते हैं, वास्तव में हम हमारी उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिनसे हम करीब के करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उनके दिमाग को स्कैन करने का अध्ययन किया। इन स्कैन से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग में 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उसके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्से तंतुओं का एक छोटा सा संघ भी सभी प्रकार के संघात्मक कार्य जैसे अतीत याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना आदि करता है। पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते हैं कि इस प्रकार का वायरस तंतुओं को अत्यंत क्रूर और सुनिश्चित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर
को बस एक ही बात से हैरानी थी कि एक अन्य व्यक्ति के स्कैन्स यूजीन के स्कैन से हूबहू मिलते थे। हेनरी मोलायंस एचएम का उदाहरण 30 वर्ष पहले जब स्क्वायर एमआईटी से पीएचडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर डॉक्टरी इतिहास के सबसे मशहूर मरीज एचएम का अध्ययन किया था। एचएम का असली नाम हेनरी मोलायेजन था। जब एचएम 7 साल का था तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर में गहरी चोट आई थी। उसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे, जिससे वह बेहोश हो गया था। 16 साल की उम्र में ही उसे इतना गंभीर दौरा आया कि उसके असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वह उस दिन से 10 से भी ज़्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष का होने तक एचएम पूरी तरह से हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा का उस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। वह होशियार था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं घर में रहता था। एचएम एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसने अंदर नए प्रयोग करने की जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था। तब तक विभिन्न अध्ययनों से पता लग चुका था कि दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एचएम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं को बाहर खींचने का प्रस्ताव दिया तो एचएम तुरंत सहमत हो गए। 1953 में एचएम का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे स्वास्थ्य होता गया, उसके दौरे भी कम होते गए, लेकिन उसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि एचएम का दिमाग मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। एचएम अपना नाम जानता था। उसे ये भी याद थी कि उसकी माँ आयरलैंड से थी। उसे 1922 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी में हुआ आक्रमण भी याद था, लेकिन उसके बाद लगभग एक दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष सब कुछ भूल चुका था। जब एचएम की याददाश्त जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची ताश खेलकर दिखाया तो उसे समझ में आ गया कि अब एचएम किसी भी नई जानकारी को 20 सेकंड से ज़्यादा याद नहीं रख सकता। एचएम के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज़, हर तरह पूरी तरह एक नया अनुभव था। उसका दिमाग समय के किसी एक बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग छोटे से आयताकार डिब्बे जिसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से टीवी चैनल बदले जा सकते हैं। दिन में दर्जनों बार वह डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचय देता था। स्क्वायर बताते हैं कि एचएम के दिमाग अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग के अध्ययन में याददाश्त एक ठोस रोमांचक मार्ग है और अमेरिका के ओहियो में पला बढ़ा। मुझे याद है जब मैं पहली कक्षा में था तो हमारी टीचर हमको मोम की रंग बिरंगी पेंसिल बांट रही थी। मुझे जितनी भी रंगों की पेंसिल मिली उन्हें कागज़ पर एक साथ एक जगह खिसक कर यह जानने की कोशिश की थी कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं। एक जगह घिसकर ये जानने से कोशिश की थी कि इससे काला रंग बनेगा कि नहीं। मुझे यह घटना तो अच्छी तरह याद है, लेकिन उस अपनी अध्यापिका का चेहरा क्यों याद नहीं है। मेरा दिमाग ने उससे एक याद को अन्य घटनाओं से अत्यधिक महत्व क्यों दिया। स्क्वायर ये देखकर अचंभित थे कि यूजीन स्कैन्स एचएम से कितने मिलते जुलते हैं। दोनों एक के ही दिमाग के माध्यम से मध्यम भाग में अखरोट के आकार का धब्बा था। एचएम की ही तरह यूजीन का भी याददाश्त जा चुकी है। एचएम और यूजीन में अंतर। उसके बाद जब स्क्वायर ने यूजीन के कुछ परीक्षण किए तो पता चला कि एचएम और यूजीन में गहरा अंतर है। जैसे कि एचएम से मिलते ही पता चलता है कि वह अस्वस्थ है, जबकि यूजीन से सामान्य बातचीत करने से लेकर अन्य कार्यों तक सब कुछ इतने आराम से कर लेता है जैसे कि आमतौर पर उसे देखकर उसकी असली स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऑपरेशन ने एचएम को इतना कमज़ोर बना दिया था कि उसके बाद उसे आजीवन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। एचएम किसी एक विषय पर लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकता था, जबकि यूजीन हर बातचीत को चतुराई में
उपग्रहों या फिर मौसम जैसे विषयों की ओर ले जाता था, क्योंकि उनके बारे में वह स्वयं लंबे समय तक बात कर सकता था। चूँकि वह एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी में टेक्नीशियन था, इसलिए उसके लिए इन विषयों पर बात करना आसान था। यूजीन का परीक्षण। यूजीन